Welcome, dear students. Very good morning to all of you. Myself, Tosif sir, and I welcome you all in this science lecture. Today, we are going to start our chapter 5th, the chapter from the biology section. The chapter name is The Fundamental Unit of Life. यानी कि हमारे जीवन का जो एक भाग है, जो एक मूलभूत भाग जिसे कह सकते हैं, उसके बारे में आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो स्टैंडर्ड 8 में आपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यू स्टडीड वेरी वेल इन दैट स्टैंडर्ड 8, ओके। तो उसका ही थोड़ा एडवांस वर्जन है ये चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। इस चैप्टर के साथ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 16वीं सदी की ये बात है। तो उस साइंटिस्ट ने अखबार में ऐसा दिया कि प्राणी और वनस्पतियाँ यानी कि प्लांट एंड द एनिमल्स वो एक चीज़ से बने होंगे जिसका नाम है सेल। ऐसा उन्होंने प्रूव नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसी आशंका जताई कि दिस एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। अभी एक बच्चा था, उसने ये जो अखबार की हेडलाइंस थी, ये जो लाइन मैंने बोली कि एनिमल्स एंड द प्लांट्स माइट मेड अप ऑफ वन थिंग विच इज़ कॉल्ड सेल। तो अभी एक बच्चे ने इस चीज़ को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी, एक जिज्ञासा हुई कि भाई अगर प्लांट्स और एनिमल्स एक कॉमन जैसी चीज़ जिसे सेल कहते हैं उससे बनी होती है तो मुझे वो देखना है, मुझे वो अपनी आंखों से देखना है। तो उसने क्या किया, गार्डन में जाके वहाँ से छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं उसको पकड़ के एक बोतल में भर लिया और घर पे ले जाके उसको क्या किया, खोलने लगा और उसमें से ढूंढने लगा कि कहाँ है सेल, मुझे देखना है। अगर एनिमल्स और प्लांट्स सेल से बने हुए होते हैं या तो बने हुए होंगे तो वो कहाँ है सेल, मुझे वो देखना है। तो उसको नहीं मिला तो उसने प्लांट्स के लीव्स ले लिए कुछ और उसको तोड़ के फिर उसमें देखने लगा। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस ऑल दिस सिचुएशन उसे कुछ मिला नहीं। तो वे मायूस हो गया कि भाई ये वैज्ञानिक जो है उन्होंने कहा तो है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक कॉमन सी चीज़ जिसे सेल कहा जाता है उससे बनते हैं, लेकिन ये दिखाई तो नहीं देते। तो उसने उस न्यूज़पेपर को लिया, उस हेडलाइंस के नीचे जिस साइंटिस्ट ने ये आर्टिकल लिखा था उसका नाम पता ढूंढा और चल दिया उसके घर पे पहुंचा उस साइंटिस्ट के पास। तो साइंटिस्ट को जाके उसने पूछा कि भाई आपने जो ये हेडलाइन दी है कि एनिमल या तो प्लांट दोनों के दोनों कोई एक कॉमन जैसी चीज़ से बने हुए होने चाहिए जिसका नाम है सेल, लेकिन मैंने जब एनिमल को पकड़ा और उसको खोल के देखा और प्लांट्स के लीव्स को देखा तो मुझे तो कहीं पर भी सेल दिखाई नहीं दिया। तो एक सिंपल से सिचुएशन और ये छोटे बच्चे की क्यूरियोसिटी देख के साइंटिस्ट बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तब एक थियरी दी कि बेटा ये सेल जो है ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इट कैन नॉट विजिबल थ्रू आवर नेक्ड आई। तो ये पहली थियरी दी एक साइंटिस्ट ने, और वो साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि वो थे रॉबर्ट हुक, जो आपके यहाँ पे
PDF के अंदर लिखा हुआ है। फिर रॉबर्ट हुक ने एक चीज़ की कि अपना जो माइक्रोस्कोप है, खुद घर पे बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, वहाँ पे उन्होंने एग्जामिन किया। चलिए आइए तो अभी चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी जुड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ठीक है। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke showed that the cork resembled the structure of honeycomb, consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर से कॉर्क यानी कि उसका एक भाग, बूच जिसे कहा जाता है, उसकी स्लाइस को लिया, कॉर्क की स्लाइस को, और उसको एग्जामिन किया। तो उसे एग्जामिन जब भी उसने किया तो उसको उस कॉर्क के अंदर वेट सेकेंड, एक भाग लिया उसने माइक्रोस्कोप में और एग्जामिन किया। उसको ऐसी कुछ रचनाएं देखने को मिली जिसके अंदर ऐसे ऐसे डॉट्स थे। समझ में आया? ये कॉर्क का एक छोटा सा भाग, कॉर्क का छोटा सा भाग है जो झाड़ों पेड़ों की छाल में से मिलता है। उसको एग्जामिन किया उसने माइक्रोस्कोप में। This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through self-designed microscope. ये पहला प्रयास था रॉबर्ट हुक का 1665 यानी कि 16 सेंचुरी के अंदर तकरीबन, कि जब उसने अपने डिज़ाइन किए गए माइक्रोस्कोप से ये चीज़ ऑब्जर्व की। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल्स। जो ये रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किए छोटे छोटे टुकड़े, ये हनीकॉम्ब जैसे शेप्स, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो थे उसको नाम दिया। ये छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट थे उसको रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल्स। क्या नाम दिया? सेल्स। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लैटिन भाषा में एक छोटा सा कमरा। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोगों को मालूम आ गया होगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या एक्सपेरिमेंटेशन किए थे। टिक मार्क कीजिएगा सबसे पहले, यहाँ से लेके पैराग्राफ पूरा कर लीजिए, पूरा पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंटेशन और उसके ऑब्जर्वेशंस। सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हैं। दिस में सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये हालांकि बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था लेकिन साइंस की हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी घटना इसे मानी जाती है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्टेंट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। ये पहला ही समय था, मतलब पहली बार का ही प्रयास था कि कोई भी जीवित चीज़ को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया और वो अलग अलग भागों से बना गया है, ऐसा किसी ने ऑब्जर्व किया। द यूज़ ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। तभी जो ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया सेल, उसका इस्तेमाल आज तक बायोलॉजी में होता है। ठीक है,
उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है ऑनियन के स्लाइस के ऊपर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सेल्स ऑफ एन ऑनियन पिल। ऑनियन के अंदर यानी कि प्याज के अंदर से जो उसकी एक बारीक सी परत निकलती है, ट्रांसपेरेंट, बाहर वाली नहीं लेकिन जो आप प्याज को खोलो और उसके अंदर का जो कर्वेचर वाला पोर्शन होता है उसमें से एक पतला सा लेयर निकलता है जिसे स्लाइस कहते हैं, उसको ऑब्जर्व किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जब भी उसको ऑब्जर्व किया गया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो हमें मालूम है कि जैसा कि रॉबर्ट हुक ने कहा कि जैसे ये हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है, सेल। और उसके बीच में जो ये छोटा सा डॉट होता है बीच वाले पोर्शन में उसे कहा जाता है सेल न्यूक्लियस, यानी कि सेल का एक केंद्र कि जिसमें से पूरे के पूरे सेल की गतिविधियां ऑपरेट होती है। अभी ये जो स्ट्रक्चर्स दिखा है मैंने आपको यहाँ पे, ये वाले ब्लू कलर के ये स्ट्रक्चर्स दिखाए, ये स्ट्रक्चर क्या है, लेट अस डिस्कस दिस। दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। ये एक साथ मिलके ऑनियन बल्ब यानी कि जो परत होती है पूरी की पूरी अनियन की वो बनाते हैं इस तरीके से। यानी कि अनियन के ऊपर की जो स्लाइस बनती है वो स्लाइस इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की वजह से बनती है, एंड दैट आर कॉल्ड सेल्स। We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under microscope. The cells of the onion pill will all look the same, regardless of the size of the onion they came from. यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है अनियन पिल्स के ये एक समान से दिखाई देते हैं। हालांकि प्याज की साइज़ कोई भी हो, वो बड़ा प्याज हो, छोटा प्याज हो, कोई भी साइज़ का प्याज हो, लेकिन उसके अंदर जो अनियन पिल के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं वो स्ट्रक्चर सभी अनियन के अंदर सेम दिखाई देते हैं। दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द अनियन बल्ब। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है कि जिससे अनियन बल्ब यानी कि उसकी परत बनती है वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, यानी कि प्याज को कंस्ट्रक्ट करने वाली एक बेसिक सी चीज़। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल्स। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, सेल्स। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारी आजू बाजू जितने भी जीवित चीज़ें देखते हैं वो सभी किससे बनी हुई होती है, सेल्स से। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। एक से ज़्यादा सेल भी हो सकते हैं और एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। अभी यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है मोर टू नो, ज़्यादा जानने के लिए। तो इसके अंदर सभी वैज्ञानिकों का प्रदान दिखाया गया है कि बायोलॉजी में ये सेल्स की हिस्ट्री में क्या क्या प्रदान है वैज्ञानिकों का। चलिए आइए देखते हैं। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. इसको टिक मार्क करिएगा इस लाइन को। He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek in 1674, with the improved microscope, discovered the free living cells in pond water for the first time. यानी कि तालाब के पानी में ल्यूनहॉक ने पहली बार अपने खुद के इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से सेल को रिकॉर्ड किया, लिविंग सेल को। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. यानी कि सेल न्यूक्लियस कभी फाइंड आउट किया गया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 के अंदर। ठीक है, टिक मार्क कीजिएगा इसको भी विथ द ईयर। परकिंस इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. यानी कि सेल के अंदर का जो फ्लूइड सब्सटेंस है कि जिसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है वो परकिंस ने 1839 में डिस्कवर किया। इसको भी टिक मार्क कीजिएगा। द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज
presented by two biologists, Sheldon and Shawman. शिल्डन और शॉमैन ये दो साइंटिस्ट थे कि जिनके द्वारा ये थियरी इस्टेब्लिश की गई कि प्लांट्स और सभी एनिमल्स सेल से बने हुए होते हैं और सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो ये भी टिक मार्क कीजिएगा। द सेल थियरी वॉज फर्दर एक्सपांडेड बाय वर्च्यू by suggesting that all cells arise from pre-existing cells, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्ट करते हैं पुराने सेलों से, यानी कि हिस्टोरिक सेल से नए सेल्स डेवलप होते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 it was possible to observe and understand the complex structure of the cells and its various organelles. 1940 में मॉडर्न माइक्रोस्कोप के इवोल्यूशन के बाद सेल के बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल स्ट्रक्चर और उसके भागों के बारे में जानकारी हासिल हो पाई। यहाँ से आगे शुरू करते हैं। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world. Magnifying lens यानी कि छोटी चीज़ को बड़ी करके हम देख सकते हैं, ऐसे प्रकार के लेंस को क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस। इस पूरी की पूरी चीज़ ने हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसकी दुनिया खोल दी। It is now known that a single cell may constitute a wall organism as in amoeba, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria। जैसा कि हमें मालूम है कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी लाई करते हैं। माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन के बाद ये चीज़ भी हमें मालूम चली कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। These organisms are called unicellular organisms. So the organisms which have only a one cell in his body structure, they are called unicellular organisms. तो ये खास टिक मार्क कीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक? लेट मी शो यू। अ वॉल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा से लेके क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया और यहाँ तक। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है सिंगल सेल वाले। यूनि यानी कि सिंगल, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms, such as some fungi, plants and animals. कई सारे अलग अलग सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ के एक सिंगल बॉडी बनाते हैं और वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसे मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। Every multicellular organism has come from a single cell. How? Cells divide to produce cells to their own kind. All cells thus come from pre-existing cells. सिंगल सेल से ही हमारे सभी का जन्म हुआ है और वो सिंगल सेल से ही अलग अलग तरीके के दूसरे सेल निर्माण हुए हैं, जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहते हैं। Some organisms can also have cells of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. देखिए, जैसा कि वो हनीकॉम जैसे सेल्स थे अनियन पिल के अंदर, वैसे हमारे शरीर में इस तरीके के सेल्स होते हैं। मसल्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर ऐसे सेल होते हैं, ये वाला न्यूक्लियस है। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल इस तरीके के होते हैं। नर्व सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे हम सेंस कर पाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर ये सेल प्रेजेंट होते हैं। ओवियम, बोन सेल, स्पर्म सेल, फैट सेल, ये सारे सेल्स के अलग अलग प्रकार है और उसकी यहाँ पे आकृति आपको दी गई है बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। The shape and size of cells are related to the specific function they perform. सेल की साइज और स्पेस कोई एक फंक्शन जो है यानी कि कोई एक कार्य करती है उसके संबंधित। Some cells like amoeba have changing shapes. अमीबा जैसे सेल्स होते हैं
वो अपना शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं. इन सम केसेस द सेल शेप could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve shell has a typical shape. कुछ कुछ सेल्स जो होते हैं उसका अपना खुद का ही एक फिक्स प्रकार होता है, जैसे कि नर्व सेल. जैसे मैंने आपको बताया कि नर्व सेल सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं कि जिसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कि जो टच को, लाइट को, नॉइज़ को, इन सारी चीज़ों को सेंस करके वहाँ तक जो सिग्नल है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं. ठीक है. यहाँ से अभी शुरू करते हैं. ईच लिविंग सेल has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. हर एक सेल का अपना खुद का एक फंक्शन होता है. हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस? ये सेल ये फंक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं? वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स. हमें मालूम है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवीज़न यानी कि हर एक कार्य के लिए अलग अलग सेल हैं. जैसे कि रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए हमारा नाक है, और लंग्स है. हार्ट को ब्लड के सर्कुलेशन के लिए पंप होता है. बॉडी को स्ट्रक्चराइज करने के लिए बोन होते हैं. द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप अ ब्लड, अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन. जैसे कि जो हमारा दिल होता है, हार्ट, वो ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है स्पेसिफिक. जो हमारा स्टमक होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम के लिए नेसेसरी है. तो हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उसके अंदर जो सेल होते हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. इनफैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नन एज सेल ऑर्गेनल्स. हर एक सेल के पास खुद के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं कि जिसको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है. इसको खास टिक मार्क कीजिएगा. सेल ऑर्गेनल्स यानी कि सेल के अलग अलग भाग. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन. सेल ऑर्गेनल्स के यानी कि सेल के अंदर के जो भाग है उसके भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. A cell is able to live and perform all its functions because of this organelles. सेल जो फंक्शन करता है और वो टिक पाता है वो इन सारे सेल ऑर्गेनल्स की वजह से. These organelles together constitute the basic unit called the cell. इन सारे ऑर्गेनल्स से जुड़ के ही सेल का एक टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है. It is interesting that all cells are found to have the same organelles, no matter what their function is or what organisms they are found in. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हर एक सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम तरीके के होते हैं. नो मैटर व्हाट इट इज़ फंक्शन, वो फंक्शन क्या करते हैं और कहाँ पे मिलते हैं इसके रिस्पेक्टिव में ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. तो चलिए, आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा कि सेल किसे कहते हैं, सेल के फंक्शन क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और वैज्ञानिकों का प्रदान इस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया. तो यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.